बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ ड्रीम शॉर्ट स्टोरी जो कि फ्रांज काफ्का की जानिब से लिखी गई है। फ्रांज काफ्का की सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है, इसके अंदर क्या थीम्स और सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं काफ्का ने। अगर ओवरऑल हम काफ्का के वर्क्स के हवाले से बात करें कि काफ्का जो थीम्स अपने वर्क्स के अंदर यूज़ करता है वो वही थीम है जो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि थीम ऑफ आइसोलेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, थीम्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, इस तरह के जो थीम्स मॉडर्न लिटरेचर में बयान किए जाते हैं वही थीम्स जो हैं वो काफ्का अपने वर्क्स के अंदर यूज़ करता है और ह्यूमन बींग्स की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन करता है, ह्यूमन बींग्स की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन करता है। तो वो अगर हम इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी को जल्दी से देख लें ताकि हमें उसके वर्क्स को समझने में मदद मिले, क्योंकि उसके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स होते हैं। वो अपने हर वर्क में अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ज़रूर करता है, कोई ना कोई अपनी लाइफ का पार्ट उसने अपनी हर वर्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। जो हमारी ड्रीम शॉर्ट स्टोरी है इसके अंदर भी उसने अपनी लाइफ का एक हिस्सा बयान किया है। उसकी जो लाइफ थी वो सफरिंग्स के ऊपर मबनी थी, सारोस के ऊपर मबनी थी, इतनी ज़्यादा कोई आइडियल किस्म की लाइफ नहीं गुजारा था। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी लाइफ के हवाले से हमें देखने को मिलता है, उसका उसके वालिद के साथ जो है वो ताल्लुक़ है। उसके वालिद के साथ कोई आइडियल ताल्लुक़ नहीं था। उसके वालिद को काफ़ी मसाइल थे अपने बेटे, और उससे सबसे बड़ा मसला ये था कि ये जो राइटिंग इसका पैशन था फ्रांज काफ्का का उस हवाले से, और काफ्का लिखता तो था लेकिन उस तरह इसको परसू नहीं कर पाया जिस तरह वो करना चाहता था बिकॉज ऑफ हिज फादर। और वो चाहता भी नहीं था कि उसके वर्क पब्लिश हों, लेकिन उसके मरने के बाद उसके दोस्त ने उसके वर्क ये पब्लिश करवाए जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस है। तो वो ये उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसने ये फादर सन रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है, द जजमेंट हमारे पोइम है ये फ्रांज काफ्का की, उसमें उसने ये अपना प्रॉब्लम शेयर किया है जो ईडी पर रेवरली के नाम से भी जिसे जाना जाता है, कि किस तरह जो फादर और सन आपस में रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे थे। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अ ड्रीम के हवाले से, तो अ ड्रीम जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक शख्स का ड्रीम है। जोसेफ के वाज ड्रीमिंग, जोसेफ के वाज ड्रीमिंग, इट मीन्स के जो स्टोरी है वो जोसेफ के नरेट नहीं कर रहा, समवन एल्स इज नरेटिंग द स्टोरी। जोसेफ के वाज ड्रीमिंग। अब जोसेफ के क्या ड्रीम देखता है, यानी कि वो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत दिन था और वो वाक पे जाना चाहता था, लेकिन वो चलता जाता है और देखता है कि वो एकदम एक ग्रेवयार्ड में पहुंच गया, बड़ी आर्टिफिशियल से बड़ी इनप्रैक्टिकल से रास्तों से गुजरता हुआ, जो कि बिल्कुल भी उसके लिए जाने माने रास्ते नहीं थे, वहाँ से गुजरता हुआ वो कहाँ पे पहुँच जाता है, ग्रेवयार्ड पे पहुँच जाता है। हालांकि वो एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा दिन था और वो वाक पे जाना चाहता था। अब जब वो वहाँ पे पहुँचते तो वो देखते हैं कि दो शख्स दो कब्रों के पीछे खड़े हैं। ग्रेवयार्ड में जाहिर है कब्रें हैं, दो शख्स दो कब्रों के पीछे खड़े हैं और दोनों ने पत्थर उठाए हुए हैं जो कि वो कब्रों पे रखते हैं। तो वो उनमें से फिर ये आता है और ये देखता है कि ये सीन है, जोसेफ की आ रहा है और उसने ये सीन देखा, और इतनी देर में एक और शख्स वहाँ पे अपीयर हुआ है जिसको आर्टिस्ट के नाम से स्टोरी के अंदर बयान किया गया है। अब जो आर्टिस्ट है और जोसेफ की है मेन इनका स्टोरी के अंदर ताल्लुक बयान किया गया है। सिर्फ 3-4 पेजेस की ये शॉर्ट स्टोरी है, तो आप इसको रीड आउट करेंगे ये वीडियो सुनने के बाद तो इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने उसको अंडरस्टैंड किस तरह करना है, किन थीम्स को, किन सिंबल्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको आपने देखना है, तो आपको उसकी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। अब वो जो है उसको देखते हैं, वो आर्टिस्ट है और वो एक स्टोन के ऊपर लिख रहा है। नज़र ये समझ ये आती है कि वो स्टोन्स के ऊपर पहले उसने जे लिखा और अब वो के लिखने जा रहा है, यानी कि वो हर उस बंदे का नाम लिख रहा है जो कि मर गए हैं और अब बनने जा रहे हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि लोहे कलम में सब कुछ लिख दिया गया है कि किसने कब मरना है, कब क्या करना है, ये सब कुछ हमारी तकदीर में लिख दिया गया है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि वो भी ये लिख रहा है कि कौन कब मरेगा और किस वक्त कब किसकी बारी आएगी। लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप अजीब वर्ड्स में उसने दिखाया हुआ, कहते कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कौन, यानी कि वो जे लिखा है उसने और अभी रुक गया, अभी के उसने लिखना है आर्टिस्ट ने, तो वो जोसेफ की तरफ देखता है, जोसेफ उसकी तरफ देखता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सवाल भी होते हैं। ये वर्ड्स उसने बाकायदा लिखे हैं अपने टेक्स्ट के अंदर कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस भी होते हैं, एम्बैरेसमेंट भी होती है, एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के दरमियान क्रिएट हुई होती है कि यानी कि आंखों ही आंखों में जो अशारों गराइयों में बात होती है वो हो रही होती है। दोनों एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अशेम्ड फील कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन ये उसने किसी भी पार्ट में क्लियर नहीं किया कि किस चीज़ की एम्बैरेसमेंट, किस चीज़ से अशेम्ड फील कर रहे हैं। और ये हम इंशाल्लाह जो है इसका एनालिसिस पे जब आते हैं तो इस पर बात करते हैं। और फिर वो देखता है कि फाइनली जो है वो के लिख
देता है वो वहाँ पे, यानी कि अब बारी है किसकी, के की, यानी कि जोसेफ के मरने की अब बारी है, यानी कि जे के बाद जो कि बंदा मर चुके हैं और वो अपनी कब्र के अंदर है, अब बारी है के की, उसकी जो है वो कब्र की फिर खुदाई वगैरह का जो सीन है जो अर्थ के अंदर उन्होंने ज़मीन के अंदर की है वो दिखाया गया है। और डिस्क्रिप्शन इस तरह की दी गई है कि जैसे उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया है जोसेफ के को, और वो अब बाकी नहीं रहा। इतनी देर में क्या होता है कि जोसेफ के जाग जाता है और उसका ख्वाब ये ख़त्म हो जाता है। तो हम भूल गए थे कि हम एक ख्वाब देख रहे थे जी। जोसेफ के का ये ख्वाब था जो ख्वाब के अंदर ये सारी वो सिचुएशन देखता है। अब इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट राइटर्स ने की हैं। थीम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो थीम ऑफ ड्रीम्स, थीम ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, कंसिडरिंग वंस पर्सनल मॉर्टेलिटी, डेथ, अनसर्टेनिटी, अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के थीम्स को इसने इसके अंदर बयान किया। यानी कि ड्रीम्स की अगर हम बात करें तो ड्रीम तो एक सरफेस लेवल पे नाम भी है टाइटल का, और उसके अलावा जो स्टोरी उसके अंदर बयान की गई है वो भी एक ड्रीम की है। तो किस तरह ड्रीम के ज़रिए से जो हमारी सोच, हमारे हालात और हमारी जो बिलीव्स होते हैं वो हम देखते हैं, और फिर उसके ज़रिए से हम आगे सर्वाइव करते हैं। कि इम्पॉर्टेंट पार्ट इंसान का, और वो कहते हैं कि जो स्लीप है वो सिस्टर है किस चीज़ की, डेथ की। तो यानी कि आधी मौत होती है नींद, तो वो उस हवाले से सो के ही हम ड्रीम देखते हैं। तो मौत का जो डेथ का इसके अंदर कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, यानी कि मरने की जो वो देखता है ख्वाब, तो इन दोनों को भी आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की है। लॉस ऑफ लाइफ के बारे में वो बात करता है कि ज़िंदगी जो है वो आखिरकार सब ने मर ही जाना है, एक के बाद एक को यहाँ इस दुनिया से चले जाना है, यानी कि लाइफ जो है वो ख़त्म हो जानी है। और जो अगर हम सिम्बल्स को साथ ही डिस्कस कर लें तो वो कहते हैं कि जो अगर यानी कि लॉस ऑफ लाइफ की पूरे ड्रीम के अंदर उसने बात की है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट की राइटिंग है, जो वो लिख रहा है और वो स्टोन के ऊपर कुछ नाम और कुछ चीज़ें बनाता है, वो कहते हैं कि वो उसकी इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में जो इंसान मसरूफ़ होता है, और जो वो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में ये भूल जाता है कि मौत भी उसको आनी है, तो वो उस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है। उसके अलावा एक और सिंबल उन्होंने बताया कि गोज़ ऑन अ वॉक, जो वॉक पे जाता है जोसेफ के, वो सिंबलाइज़ कर रहा है जर्नी ऑफ लाइफ को। यानी कि ह्यूमन बींग्स की जर्नी इतनी ही है जितनी कि जोसेफ के की इसके अंदर बताई गई है। यानी कि घर से निकले, पैदा हुए, कुछ अरसा गुजारा, घूमे फिरे, दुनिया भी पूरी देखी भी नहीं और मर गए। मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी है, जितनी मुद्दत इतनी है जितनी कि अज़ान और नमाज के दौरान होती है। यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में अज़ान दी जाती है, और जब हम मरते हैं तो हमारी नमाज जनाजा अदा की जाती है। तो वो जो पैदा होते हुए अज़ान और मरते हुए नमाज का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी भी इतनी है जितनी अज़ान और नमाज के दरमियान का वक्त है उतना ही है, लेकिन इंसान को इसकी समझ नहीं है। तो वो कहते हैं कि मरना तो सबको है ही। और फिर वो डेथ, अनसर्टेनिटी और अब्सर्डिटी की बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स इतने इस दुनिया में खो चुके हैं, इतने इस दुनिया में गुम हो चुके हैं कि उनको ये तो एहसास ही नहीं है कि जो मौत है वो बरहक है और मौत सबको आनी है, और वो वर्ल्डली डील्स में गुम है। लेकिन उनको कभी ना कभी ये अलार्म, जैसे कि ख्वाब की सूरत में जोसेफ के को मिला, ये ज़रूर मिलता है कि सब ने मर जाना है और उन्होंने भी एक दिन मर जाना है। अब अगर हम बात करें एक और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की जो इस हवाले से की है, यानी कि ये तो सीमिंगली हर एक को टेक्स्ट के पढ़ने से समझ आ जाएगी कि ये ड्रीम के हवाले से, इस हवाले से वो बात करता है कि लॉस ऑफ लाइफ कंसिडरिंग पर्सनल जो मॉर्टेलिटी है उसकी बात करता है, अनसर्टेनिटी की बात करता है, अब्सर्डिटी की बात करता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक और चीज़ है, एक और तरीके से भी क्रिटिक्स ने इसकी इंटरप्रिटेशन की है कि जो आर्टिस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोल को, यानी कि ह्यूमन इंसानों की जो रूह होती है उसको, और जो जोसेफ है वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन बॉडी और एक ह्यूमन सोल है एक ही शख्स की, यानी कि जोसेफ के की। वो कहता है कि ये दो डिफरेंट शख्स नहीं है। और वो कहता है कि वो जो उसने एलिमेंट दिखाया ना कि दोनों एक दूसरे को देख के शेम फील कर रहे हैं, एम्बेरस फील कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो बॉडी है वो सिंस करती है दुनिया में, और जो रूह है फिर असल में कहते हैं कि मरने के बाद रूह को तकलीफ़ होगी और रूह और जिस्म जुदा हो जाएंगे, और असल तकलीफ रूह को मिलेगी। जितने भी इंसानी जिस्म ने गुनाह किए होंगे उसकी तकलीफ रूह को मिलेगी। तो वो जो बॉडी है वो असल में सॉरी कह रही है आर्टिस्ट को या सोल को कि मैंने गुनाह किए, या हाथों ने या पैरों ने या आँखों ने या ज़ुबान ने, और भुगतना रूह को पाड़ा है। तो इसलिए वो जो उन दोनों के दरमियान एलिमेंट है वो दिखाया गया है कि दोनों ही शेम फील कर रहे हैं, एम्बेरस फील कर रहे हैं, और दोनों के आंखों में और अंदाज में दुख है, लेकिन दोनों ही जो है वो बाउंड टू
सफ़र है, यानी कि दोनों को ही सफ़र करना है, यानी कि बॉडी या जोसेफ इस लिहाज से सफ़र कर रहा है कि सिन मैंने की है और सफ़र सोल को करना पड़ रहा है। सोल तो वैसे ही फिजिकली सफ़र कर रही है, यानी कि आर्टिस्ट के हवाले से बात हो रही है। दोनों इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते, और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। क्योंकि रिलीजियस कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो जिस्म है कुछ देर बाद उससे रूह निकल जाती है, रूह उसकी परवाज़ कर जाती है, और वो रूह है जिसको असल जो तमाम चीज़ें हैं वो भुगतनी पड़ती हैं। तो ये एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्रिटिक्स की जानिब से ड्रीम की दी गई है। तो तमाम एस्पेक्ट्स को तकरीबन हमने कवर कर लिया है शॉर्टली। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस हवाले से इसको आपने इंटरप्रेट करना है, किस तरह एनालाइज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।